हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। वेल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑब्वियसली लास्ट टॉपिक हमेशा ही एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाया जाए। अब डेफिनेटली हमने आज तक जो भी स्टडी किया, मतलब जब भी हम दो इक्वेशन आते थे, लीनियर इक्वेशन आते थे, जैसे कि 2x + 3y + 4 = 0 एंड 5x + 9y = 3, वट इस तरह के जब भी दो इक्वेशन आते थे तब उसको हम यूजिंग एलिमिनेशन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बराबर पता है ना, ये 2x + 3y = 4। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो 2 को मैंने सोच लिया a1x प्लस ये a2 या फिर b1y = c1। ठीक है ना, a1x प्लस b1y = c1। तो यहाँ पे x एंड y तो फिक्स रहता है, ये a1 b1 एंड c1 चेंज होता रहता है। सो बेस्ड ऑन दिस एक इक्वेशन ऐसा और दूसरा इक्वेशन और दूसरा कुछ इक्वेशन ऐसा है। तो समझ लो हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे कि इस तरह के दो इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या यूज़ करते थे? अब तक एलिमिनेशन मेथड मोस्टली यूज़ करते थे, और कभी कभी मैं बोलता था कि भाई सब्स्टिट्यूशन भी कर लो, चल जाता है। बट ये 2 वेरिएबल के लिए बेस्ट टेक्निक है। 2 वेरिएबल अगर है हमारे पास, एक्स एंड वाई के फॉर्म में 2 ही वेरिएबल है और मुझे 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बट अगर मेरे पास 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन हो, जैसे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, देखना भाई लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि सभी में x का और y का पावर क्या है भाई? 1। अगर x का और y का पावर, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और उसमें अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, अगर सिर्फ 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे x एंड y के फॉर्म में 2 वेरिएबल है। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, मेरे पास अगर 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z = d1। यहाँ पे आप देख सकते हो x, y एंड z, मेरे पास 3 वेरिएबल है, देखो। ठीक है ना, तो जब भी 3 वेरिएबल हो तो 3 इक्वेशन हो गए, क्योंकि 3 वेरिएबल वाले, जैसे 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन है तभी सोल्व कर पाएंगे, वैसे ही 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन हो तभी हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसके बाकी के 2 इक्वेशन को कैसे जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए, देखो। ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में, जिसका पावर 1 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन, और 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसलिए 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो उसके 3 इक्वेशन है और ये जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म में 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या मैं अभी भी एलिमिनेशन रूल या सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ, अभी भी आप यूज़ तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स चैप्टर ना, वो इजी हो जाता है। अब ये जो चैप्टर है ना, वो इस तरह के इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाएगा। ये भी नहीं, इससे भी आगे अगर मेरे पास 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल वाले 4 इक्वेशन हो, तो भी डेफिनेटली ये मैट्रिक्स चैप्टर काम आ जाएगा। वो होता क्या है कि एक्चुअल में ये मैट्रिक्स चैप्टर से हम एक प्रोग्रामिंग जैसा कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से मैट्रिक्स चैप्टर के शुरू के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैट्रिक्स में से अल्टीमेटली हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना, वो एक अलग अलग नंबर के कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने में ईजी पड़ जाता है ये। तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, और इसको पहले इस तरह के इक्वेशन में, मतलब इस तरह के मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंप्यूटर को पहले बोल देना है कि भाई हाँ ये है, जो इसको पहले ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड इसका फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या फिर वॉट एवर जो ऑपरेशन हो उसके बेस से फिर प्रोग्रामिंग कर लो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड एक्स वाई जेड। और अगर 4 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अगर 5 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, देन अल्फा, फिर जितना भी वेरिएबल हो वो सभी फाइंड कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर, बट यूजिंग मैट्राइसिस डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, ये सब कुछ
जितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहेंगे उतना ये चैप्टर हमको परफेक्टली आंसर देगा। परफेक्टली मतलब इजीली और फटाफट से आंसर देगा। डेफिनेटली मैनुअल कैलकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल आफ्टर सम टाइम, है ना। बहुत सारे मैनुअल कैलकुलेशन हमने कर लिए अब तक कि जब भी इक्वेशन छोटा सा हो, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन हो, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते थे। 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन में भी हमने ट्राई की, हो जाता है डेफिनेटली इस तरह के सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। पहले 2 इक्वेशन में z को रिमूव कर लो, x एंड y के फॉर्म में 2 इक्वेशन बनाओ, दूसरे और तीसरे इक्वेशन में से भी z को रिमूव करके x एंड y के फॉर्म में 2 इक्वेशन बनाओ। इसमें भी अगेन इसमें जो भी x एंड y के फॉर्म में इक्वेशन मिला, इसमें से जो भी x एंड y का फॉर्म का जो इक्वेशन मिला वो दोनों को सॉल्व करो तो फिर हमको x एंड y की वैल्यू मिलेगी, उसको वापस किसी भी इक्वेशन में रख के z की वैल्यू मिलेगी। सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन, एक को रिमूव करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ और दूसरे वाले इक्वेशन बना के हमको x y z फाइंड करना होता है, बट वो बहुत लेंथी हो जाता है। दैट्स वाई डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स चैप्टर हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला मैंने लिखा है, सबसे नहीं पहला नहीं, सेकंड वाला पॉइंट सुनो, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। 2 और 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आएगा। एंड दूसरा, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इस तरह के लीनियर इक्वेशन जब भी होगे ना उसकी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है तो वो मैं आगे बताता हूँ। कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग होता है अगर सॉल्यूशंस पॉसिबल है तो वो कंसिस्टेंस है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है तो x एंड y की वैल्यू जो भी आएगी वो सॉल्यूशन होता है। जैसे इसमें x एंड y की वैल्यू आएगी, 2 ही वैल्यू आएगी, इसमें x एंड y एंड z 3 वैल्यू आएगी, तो ये जो है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के है ना, सॉल्यूशन के 3 टाइप है। 3 टाइप है, क्या क्या है? एक तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब मेरे ख्याल से आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आप लोग ने तो अभी तक सिर्फ एक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही देखे हैं। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन ऐसा दे दूं, जैसे कि ये 2 इक्वेशन है समझ लो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जाऊँ तो क्या होगा, चलो ये कैंसल्ड, तो ये 2x + 2x दैट इज 4x = 1 + 3, 1 + 2 3, x = 3/4 और x = 3/4 को किसी भी एक में रखोगे तो आपको y मिल जाएगा। सो फाइनली यू कैन गेट x एंड y। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, यूनिक सॉल्यूशन में एक्चुअल में इस तरह से डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, जब भी 10th तक या फिर 11th तक आप लोग जब भी सोचते थे तब यूनिक सॉल्यूशन ही सोचते थे। ठीक है, अब जो सोचना है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन सोचना है। तो ध्यान से सुनो क्या है एक्चुअल में ये सब कुछ। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर आप फाइंड करने जाओगे ना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये हो क्या रहा है भाई। देखो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को देखो ना तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन एक ही है, दिख सिर्फ अलग अलग रहे हैं। बट अगर मैं चलो इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मैं क्या करूँ कि किसी भी एक वेरिएबल को सिमिलर जैसा बना दूँ। समझ लो मैं पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देन व्हाट आई गेट 4x + 6y = 8। और दूसरा इक्वेशन तो है ही, क्या है, 4x + 6y = 8। ये दूसरा इक्वेशन तो था ही। अब ये दोनों को मैं सॉल्व करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4x कैंसिल, 6, ओह माय गॉड, ये सब कुछ कैंसिल, तो ये तो 0 0 0 ऐसा हो गया कुछ, तो 0 = 0, है ना, 0 = 0। अल्टीमेटली मेरे पास जो दोनों इक्वेशन आए ना वो दोनों इक्वेशन एक ही थे, इसीलिए कैंसिल हो गया ना। ये दोनों इक्वेशन एक ही बन गया भाई, देखो 4x + 6y = 8। अल्टीमेटली ये 2 इक्वेशन है ही नहीं, ये तो 2 इक्वेशन एक ही है। सो आई कैन रिमूव 1 इक्वेशन फ्रॉम दिस, आई कैन रिमूव 1 इक्वेशन। अब मैं सोचूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। मेरे पास अगर एक ही इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर समझ लो इसमें x की जगह 1 रख लो, देन कुछ ना कुछ तो y मिलेगा ही, है ना। इसमें x की जगह 1 रख लो तो क्या होगा, 3y = 4 माइनस ये 2 × 1 दैट इज 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना, 4 - 2/3, सो दैट इज 2/3। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, x = 1 y = 2/3। अगर मैं x = 2 रख लूँ तो y क्या होगा, देखो 4 - 3 × 2 = 6, सॉरी 2 × 4, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0। अगर x की जगह 3 रख लूँ तो भी कुछ आंसर आ जाएगा y का।
तो मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लूंगा तो y का कुछ अलग अलग आंसर मुझे मिलेगा। तो ये जो भी पॉइंट सब मिले एक्स वाई के, एक्स वाई का पहला आंसर मिला 1,2/3, फिर दूसरा मिला 2 तो 0, तीसरे 3 तो कुछ कुछ अलग, 4 तो कुछ अलग, इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे मेरे पास। तो जब भी दो इक्वेशन ऐसे हो तो डेफिनेटली वो एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट होगा और उसके एक्चुअल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप हो गया कि जिसमें सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट। सो दैट इज व्हाट द टाइप ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने बताया ना 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये दो जो इक्वेशन है ना, इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब कैसे, समझ लो मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या होगा, एक्स एक्स अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में वाई 2y भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 0 इक्वल टू 4 - 3 1, तो 0 इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा सोच सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा सोचो कि आपको दूसरी कोई मेथड सोचनी है, मेरे ख्याल से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोच सकते हो। तो पहली मेथड में से x को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा 4 - 2y, और उसको दूसरे में रख लो। तो x की जगह क्या रख लो मैं, 4 - 2y प्लस 2y इक्वल टू 3, 2y कैंसिल, 4 इक्वल टू 3, अगेन नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोचो या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी सोचो तो भी हमेशा ही कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें ऑलवेज नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो दो इक्वेशन है इसके तो कोई भी सॉल्यूशन हो गए ही नहीं। अल्टीमेटली एक्चुअल में ऐसा होता है कि x की यूनिवर्स में कोई ऐसी, x की और y की यूनिवर्स में कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो ये दो इक्वेशन को एक साथ में सॉल्व कर पाए, दो इक्वेशन को एक साथ में होल्ड कर पाए। जैसे x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, तो इसको और इसको दोनों को होल्ड कर पाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। ठीक है, मतलब बाकी सब कुछ में, बाकी सब जहाँ जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, वहाँ पे ऐसा ही होता है। समझ लो अपने यूनिक सॉल्यूशन किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व किया, उसका यूनिक आंसर आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 ऐसा आंसर आ गया, तो आपको वो 1 और 2 एक बार वो इक्वेशन में रख के देखना, दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगा साइमल्टेनियसली, एक साथ में। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपका जो भी सॉल्यूशन आए वो दोनों में अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सॉल्यूशन है, वो दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो और x एंड y की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो ये दोनों इक्वेशन को एक साथ में होल्ड कर पाए, इसीलिए ये जो है इसके सॉल्यूशन हो गए नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो गए। सो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई नो सॉल्यूशन की। ठीक है, इसको थोड़ी अलग लैंग्वेज से मैं दिखाता हूं एक बार, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी चल जाता है उसको। मैंने ये तीनों के साथ में ले लिए, इसमें सॉल्यूशन होगा यूनिक, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं तीनों के ग्राफ बनाने जाऊँ ना तो डेफिनेटली इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि ये जो डेफिनेटली आपको पता होगा, 11th में पढ़ लिया कि ये जो है वो लाइन का इक्वेशन है, ax + by = c। तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ये डेफिनेटली ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होगी। अब ये दोनों लाइन एक्चुअल में एक ही है, तो एक्चुअल में ये एक ही लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 समझो, तो लाइन 1 इक्वल टू लाइन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों लाइन आप देख सकते हो, दोनों लाइन में x एंड y के कोफिशिएंट अगर सिमिलर हो और कांस्टेंट इक्वल ना हो, मतलब क्या हो गया, दोनों के स्लोप इक्वल है ना। इसका स्लोप बनाने जाऊंगा तो -1/2, इसका भी स्लोप -1/2, बट दोनों लाइन तो है डिफरेंट, तो ये दोनों लाइन एक्चुअल में है पैरेलल। और जब भी पैरेलल लाइन हो तो डेफिनेटली वो दोनों में कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल होगा नहीं। तो सोचो कि यहाँ पे ये दो जो लाइन है ना, ये दो लाइन उसके यूनिक सॉल्यूशन है, मींस कि ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट एक्चुअली उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे एक ही लाइन है एक्चुअल में, ये जो लाइन है ना, दो लाइन वो एक ही है, L1 = L2 है, तो ये लाइन के सभी पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब दैट इज वाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कैन सेटिस्फाई दिस लाइन, सो दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहां पे दोनों लाइन में कोई कॉमन ऐसा पॉइंट आएगा नहीं जो पॉइंट दोनों को एक साथ में सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता ही जाएगा, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता ही जाएगा, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, सो दैट इज वाई दे कैन नेवर बी हैव सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं। बराबर। तो ये एक्चुअल में होती है कंडीशन थोड़ी बहुत, मैंने जो आपको थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की।
और साथ में ये भी बता देता हूँ कि आपको तुरंत चेक करना है। चलो मैं इसका सेपरेट वीडियो जेडब्ल्यू के लिए बना दूंगा, जो 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल दोनों के लिए वो कंडीशन वगैरह जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो सब मैं दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ सिचुएशन दिखाई कि इस तरह की सिचुएशन है, कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये सब डिफिकल्ट वाली सिचुएशन को वो हम जेडब्ल्यू का सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये समझाना था कि भाई सॉल्यूशन होते कैसे हैं। ये सब कुछ आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में जब मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ कि फेयर बुक बनाओ, उसमें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। वो मैं जेडब्ल्यू का जब वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं जितना बोलूँगा उतना ही लिख लेना, उतना ही काम आने वाला है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई एक्चुअल में यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन क्या होता है। 2 वेरिएबल के लिए थोड़ा इजी था समझाना, मैंने इसलिए बता दिया। सिमिलर सिचुएशन 3 वेरिएबल के लिए होती है, उसमें भी 3 ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये सोचो कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो वो एक्चुअल में क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, तभी बोल सकते हैं वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पॉसिबल होगा मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तभी सॉल्यूशन, तो भी पॉसिबल है सॉल्यूशन। तो इट मींस कि कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन भी आ जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ये दोनों एक्चुअल में क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ये दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन हो तो वो हमेशा ही कंसिस्टेंट सिस्टम होगी। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन आता है, तो वो हमेशा ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगी। बस इतना याद रखो, चल जाएगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक या फिर इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्लियर, चलो अच्छी बात है। एनसीईआरटी की बोर्ड के लिए सिर्फ हमको यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बराबर। एनसीईआरटी की बोर्ड में जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो सब यूनिक सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन दिए हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक्चुअल में नहीं है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। बट हाँ, जेडब्ल्यू में इसके सेपरेट क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज वाई मैंने ये बोला कि भाई मैं इसका सेपरेट वीडियो जेडब्ल्यू के लिए बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि ये टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है आज तक का जेडब्ल्यू में। ये पर्टिकुलर चैप्टर से या फिर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हो, इसमें मैक्सिमम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली क्वेश्चन जो पूछे जाते हो, वैसा टॉपिक अगर हो तो ये वाला है। इसमें से ही सबसे ज़्यादा एवरी ईयर देर आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना। हर साल एक क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। सो इसीलिए मैं एक जेडब्ल्यू का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर पर्टिकुलरली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। हम वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे भी मैट्रिक्स भी सॉल्व कर देता है और डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर देता है सब कुछ। तो मैं वहाँ पे डिटर्मिनेंट से आपको इजी तरीका बता दूंगा। फिलहाल आपको ये आगे देखना है यूनिक सॉल्यूशंस पॉसिबल जो है वो एक्चुअल में एनसीईआरटी की बुक में हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम जो भी ये सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं यूजिंग मैट्रिक्स, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यूजिंग इनवर्स फाइंड करेंगे। वंस अगेन मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनाना है। आज तक अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया, एक्स वाई जेड की वैल्यू बनानी है। इसमें पॉसिबल था इजीली एलिमिनेशन रूल से या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल से, बराबर। तो इसमें हमने ज़्यादा सोचा नहीं, इसमें वो दोनों रूल लग जाते थे बट एक्चुअल में वो थोड़े लेंदी और डिफिकल्ट होते थे। तब मैंने यहाँ पे बताया कि ये टॉपिक का अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चालू हुआ कि डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स इस तरह के लंबे लंबे इक्वेशन को इजीली सोल्व कर देगा। अब कैसे सोल्व करेगा वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम ये जो 3 इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म कैसा है, तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक्स वाई जेड के जो भी कॉफिशेंट है उसका एक मैं सेपरेट मैट्रिक्स बना लूँ एंड एक्स वाई जेड का एक कॉलम मैट्रिक्स बना लूँ, तो अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा, देन डेफिनेटली आई विल गेट दिस 3 इक्वेशन। समझो कि क्या हुआ, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कैसा होगा, देखो ऐसा कुछ आएगा ना, पहली रो पहली कॉलम, तो A1x प्लस B1y प्लस C1z
ठीक है। अगर मैं दूसरी रो बनाऊंगा तो दूसरी रो फर्स्ट कॉलम a2x प्लस b2y प्लस c2z वो यहाँ पे लिखेंगे हम, a3x प्लस b3y प्लस c3z ये हम लास्ट में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू बॉक्स d1 d2 d3। अब ये सामने कंपेयर कर लो तो पहला वाला इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z को d2 के साथ कंपेयर करोगे ये भी इक्वेशन मिल जाएगा। सो ऐसा सोचो कि ये जो है वो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, इस तरह की लैंग्वेज में लिख लिया, और ये जो है उसको ये वाले फॉर्म में लिख लिया। तो अगर रिवर्स प्रोसेस में जाओगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोई भी इक्वेशन को, 3/3 वाले अगर इक्वेशन है तो इसको हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना कि भाई इसमें से यहाँ पे एक्चुअल में कैसे गए, ठीक है। अब चलो मैं इसको समझ लेता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल A, मैट्रिक्स कैपिटल A, और इसको कैपिटल X एज्यूम कर लेता हूँ और इसको B एज्यूम कर लेता हूँ। चलो तो एक्चुअल में ये मैट्रिक्स कैसा हो गया भाई, AX इक्वल टू B, है ना। A का X के साथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू B, और मुझे फाइंड क्या करना है भाई, मुझे हमेशा ही एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। मतलब मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, अल्टीमेटली मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। एक्स मैट्रिक्स का जो भी आंसर है वो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे मेरा टारगेट है एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना। तो अगर मैं एक्स को फाइंड करना चाहूँ तो एक्स को सब्जेक्ट तो डायरेक्टली नहीं बना सकता, ऐसा तो नहीं लिख सकता एक्स इक्वल टू बी बाय, ऐसा मैट्रिक्स में तो नहीं लिख सकते ना। बी एंड ए क्या है, एक्चुअल में मैट्रिक्स है। सो आई कैन नॉट राइट लाइक दिस। सो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा चलो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि मैं यहाँ से ए रिमूव कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है तो, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो ऑब्वियसली इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो मैं ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या बन गया भाई, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो गया एक्स। इस तरह से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। मतलब हमको ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सबसे पहला काम क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड कर लो, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, फिर बी तो है ही हमारे पास क्वेश्चन में, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर लो, वॉट एवर मैट्रिक्स वी गेट दैट इज वॉट एक्स वाई जेड, है ना। क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी जो सॉल्यूशंस के यहाँ पे मैंने जो टाइप बताया ना, तीनों टाइप, उसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो सोचो कि अगर मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर अगर वो ज़ीरो नहीं है तभी, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नहीं है तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, है ना। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है तो एक्चुअल में सॉल्यूशन पॉसिबल होना तो नहीं चाहिए, बट दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन न्यूमरेटर। ओके, डिटर्मिनेंट ए भी जीरो हो और न्यूमरेटर में क्या लिखा है भाई, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स अगर ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो ना हो, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा ना, जीरो वैल्यू नहीं, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर ऊपर का जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो, ऐसा कुछ हुआ ना। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है, अंदर सभी क्या है, जीरो जीरो ऐसे कुछ एलिमेंट है और उसको जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सभी जीरो बाय जीरो के फॉर्म में से बन रहा है। तो ऐसा अभी फिलहाल इतना सोच लो कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है जीरो बाय जीरो जैसा, तो वहां पे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी सोचेंगे। क्या सोचेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड और नो सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ कंफर्म है नहीं क्योंकि जीरो बाय जीरो है। बट हाँ, अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 वट, और न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर में जो भी मैट्रिक्स बना एडजॉइंट ए इंटू बी, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बना 5 7 6 बराबर वट, इसमें अगर जीरो डिवाइड कर देते हो तो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है भाई, 5 बाय जीरो, 7 बाय जीरो, 6 बाय जीरो। तो सम नंबर बाय जीरो डेफिनेटली वो तो अनडिफाइंड नंबर हो जाएंगे। तो
तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ही नो सॉल्यूशन लिखना होता है, सिर्फ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये चीज़ मैंने एक अभी बता दी फिलहाल, इसको ज़्यादा डिटेल में हम ZW वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इतना सिर्फ आपकी बुक में दिया है, इतने तक आपकी बुक में, NCERT की बुक में दिया है। डेफिनेटली इसके बेस से क्वेश्चन नहीं पूछे, बट मे भी कोई MCQ वाले फॉर्म में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, बराबर। क्या कि अगर x इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट a, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। इसमें अगर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है एंड न्यूमरेटर भी जीरो है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0/0 की। और 0/0 की पॉसिबिलिटी में वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। एंड अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं है, एडजॉइंट a इंटू बी डो नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर ऑब्वियसली जीरो है, तो समथिंग बाय जीरो के फॉर्म जब भी आते हैं तो हमेशा ही अनडिफाइंड कंडीशन होती है क्रिएट, और अनडिफाइंड कंडीशन को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज बाय नो सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, बराबर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने जो बताया था वो आज सिर्फ थियरी बताई थी। एक आध एग्जाम्पल मैं चलो सेपरेटली आपको छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा, तब बस इतना थियोरेटिकल पोर्शन पहले माइंड में रखो, ठीक है। चलो, और मैंने ये नोट्स मैंने ऑलरेडी बोल दी थी कि NCERT की बुक में जो भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उस सभी में यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चलो एक आध क्वेश्चन मैं करवा ही लेता हूँ फटाफट से। सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। टॉपिक क्या था, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सिंपल, इसमें से मैंने क्या बना लिया पहले, 2 5 3 2 एंड XY। ये जो मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन दिया ना, इसको हमको इस तरह के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है भाई, XY के कोफिशिएंट जितने भी हो उसको एक मैट्रिक्स दे दो, फिर XY का एक मैट्रिक्स लिख लो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स लिख लो। वही हमने यहाँ पे किया, याद करो। XYZ के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स दे दिया, XYZ एक मैट्रिक्स लिखा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट को एक मैट्रिक्स दे दिया, और मैंने यहाँ पे समझाया था कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, अगर इसको सोचना है कैसे हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर कंपेयर करो, यू विल फाइंड दिस इक्वेशन बाय डायरेक्टली। अब ये जो है वो क्या है, एक्चुअल में AX इक्वल टू B, वही फॉर्म हुआ। तो X इक्वल टू क्या होता है भाई, A इनवर्स B, एक्सेप्ट वेन एवर डिटर्मिनेंट A शुड नॉट बी जीरो, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे साइड में ही फाइंड कर लो। एज डिटर्मिनेंट A इक्वल टू व्हाट, तो डिटर्मिनेंट A मतलब 2 2 4 माइनस 15 विच इज -11, ठीक है। वो जीरो है नहीं, डिटर्मिनेंट A जीरो नहीं है, इसलिए A इनवर्स इंटू B लिख सकता हूँ। अब ये A इनवर्स मुझे फाइंड करना है एंड B फाइंड कर, B तो है ही मेरे पास, ये जो है वो B है, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो A इनवर्स का आंसर क्या होगा भाई, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। 1 A, डिटर्मिनेंट A क्या होगा इसमें, तो फाइंड कर लिया है -11, और एडजॉइंट A क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल को रिवर्स कर दो, मतलब चेंज कर लो, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव बना दो। ये हो गया A इनवर्स, रख लो इसमें। चलो x इक्वल टू फाइनली क्या होगा, इसमें रखने से x इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 -11 इंटू ये मैट्रिक्स 2 -5 -3 2 एंड B मैट्रिक्स क्या है 1 7, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा भाई, 1 -11 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 -35, और ये हो गया -3 + 14, देन व्हाट वी गेट 2 - 35 दैट इज व्हाट -33, और ये हो गया 11, और सबको 11 से डिवाइड करने पे, ये दोनों को 11 से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, माइनस भी अंदर दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। सो फाइनल आंसर x इक्वल टू 3y। अब x इक्वल टू एक्चुअल में क्या था भाई, x एंड y, सो दैट इज इक्वल टू 3 and -1, हैंस x एंड y की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 and -1। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर ये तो इतना लंबा करने के बाद हमको x एंड y मिला ना भाई, इसको तो एलिमिनेशन रूल से सोल्व किया होता तो मे बी 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट में और छोटी सी मेथड में आंसर आ जाता ना, इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या है। बट यहाँ पे लिखा है ना भाई, इसमें तो लिखा नहीं है, बट मोस्टली वो लोग लिख लेंगे कि भाई यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जैसे यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो इसको, ऐसा।
और डेफिनेटली इसमें थोड़ा लंबा दिख रहा है, बट इसमें 3/3 में ये बहुत काम आने वाला है, 4/4 में उससे ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि 4/4 3/3 में बाकी सब मेथड है ना वो अपना हाथ खड़ा कर देगी कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर वह मैट्रिक्स मेथड काम लेगा अपना। एक्चुअल में इसकी प्रोसीजर लंबी है, बट वॉट एवर प्रोसीजर वी फॉलो दैट कुड बी सिमिलर टू एवरी इक्वेशंस, है ना। 3 इक्वेशन होंगे, 4 इक्वेशन होंगे, सभी में एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही तरह के पैटर्न है। इनवर्स फाइंड करो एंड बी तो है ही हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज व्हाट यू गेट अवर आंसर बेस्ड ऑन दैट। सो इसको देख के आप एक बार ट्राई करना कि इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। अगर हो जाता है तो ठीक है, इसको वैसे भी एक आधी इक्वेशन में लाइव लेक्चर में करवाऊंगा ऐसा है तो ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार पूछ लेना, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।